तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो मैं हूं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना ही परिवार बी स्टूडेंट क्लासेस। तो आप लोगों के इस परिवार में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आप लोगों को थंबनेल देखकर तो पता ही चल गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो हिंदी गद्य के जो बीए थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, जो भी बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वाले हैं और उनका आने वाले दिनों कल परसों में एग्जाम होने वाला है, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हिंदी गद्य का हमारा चैप्टर है पाजेब की कहानी। जो पाजेब की कहानी है जिसके लेखक हैं हमारे जैनेन्द्र कुमार। इससे आप लोगों का 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक या दो क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय, या यदि ऑब्जेक्टिव आता है तो उससे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लोगों को यदि ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं पूरा चैप्टर, तो आप लोगों को 30 से 40 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे इसी वीडियो से। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इससे पूछे जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले जैनेन्द्र कुमार का हम लोग देखेंगे कि उनके जीवन परिचय के बारे में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, कि उसके साहित्यिक परिचय दीजिए, या उनके साहित्यिक विशेषताएं क्या थी, उनके काव्यगत विशेषताएं क्या थी, उनके नाटक कौन थे या उनके उपन्यास कितने थे, सभी के बारे में, सभी जितने भी लेखक होते हैं उनके बारे में मतलब पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार से कि हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कि ज़्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं, और इससे आप लोगों का 100% आप लोग के अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम जैनेन्द्र का जीवन परिचय देखते हैं। तो जो भी छात्र छात्राएं नए हैं हमारे चैनल पर, वो ऑलरेडी पहले से उपलब्ध वीडियो को देख सकते हैं, और सभी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। जैनेन्द्र कुमार का जन्म हुआ था 2 जनवरी 1905 ईस्वी में। स्थान था कौड़ियागंज, कहाँ पर, अलीगढ़ में, जो कि अलीगढ़ आप लोग को पता होगा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और मृत्यु इनकी हुई थी 24 दिसंबर 1988 में। यानी कि आप लोग को यदि पूछा जाए जन्म कब हुआ था तो फटाक से बता देना 2 जनवरी 1905 में। स्थान कौन सा था, अलीगढ़ का कौड़ियागंज। अलीगढ़ अलीगढ़ कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और मृत्यु कब हुई थी, 24 दिसंबर 1988 ईस्वी में। फिर देखते हैं इनका जैनेन्द्र कुमार का पहला कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह जैनेन्द्र कुमार का था फांसी, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और जिसने साहित्य जगत में इन्हें प्रसिद्ध कहानीकार बना दिया था। तो क्या हुआ कि फांसी ऐसी कहानी थी जिनसे ये पूरे विश्व में साहित्य जगत में प्रसिद्ध हो गए। और प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को नया आयाम देने वालों में इनका प्रमुख नाम है। यानी कि प्रेमचंद तो हिंदी का मुंशी प्रेमचंद तो कहानी के लेखक थे ही, उनके बाद इनका दूसरा नाम था। और जैनेन्द्र जी ने व्यक्ति के मन की शंकाओं, उनके प्रश्नों एवं गुत्थियों का अंकन किया। यानी कि जो व्यक्तियों के मन में शंकाएं उत्पन्न होती हैं, जो उनके प्रश्न उठते हैं, उनके मन में विचार आते हैं, उन्हीं का इन्होंने अपनी कहानियों में चित्रांकन किया है। और अपनी साहित्यिक प्रतिभा के द्वारा मनोवैज्ञानिक साहित्य लेखन किया, जिसने कहानी विधा को एक नई दिशा मिली। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी कर लेना है। और जीवन परिचय तो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा इनको, जैसे कभी कभी पूछ सकता है आप लोगों को एग्जेक्टिव आ गया, यदि एमसीक्यू तो पूछ सकता है फांसी किस साल किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी। तो आप लोगों को यदि नहीं पता है तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, यदि पता है तो 1929 ईस्वी में आप लोग फटाक से बता देंगे। फिर देखते हैं जैनेन्द्र की प्रथम कहानी। तो जैनेन्द्र की प्रथम कहानी कौन थी, तो कहानी थी खेल। यानी कि 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में विशाल भारत नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपनी पहली कहानी बना माना है। क्या हुआ कि जो इनकी प्रथम कहानी खेल थी, उन्हें विशाल भारत नामक पत्रिका में इन्होंने प्रकाशित किया, लेकिन इनको फोटोग्राफी वाली कहानी माना है पहली कहानी। इनके कहानी संग्रह फांसी, वातायन जो 1931 में प्रकाशित हुई, दो चिड़िया 1934 में, एक रात 1935 में, नीलम देश की राजकन्या और ध्रुव यात्रा 1944 में, पाजेब 1948 में, जो कि पाजेब की कहानी इसी को हम जो पढ़ने वाले हैं, जो 1948 में। ये पूछ सकता है, बहुत ही ज़्यादा पूछ सकता है क्वेश्चन कि पाजेब की कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, तो 1948 ईस्वी में, जयसंध 1948 ईस्वी में। चर्चित कहानियाँ जो थी वो कौन कौन थी, स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, जहानवी, अपना अपना भाग आदि। स्पर्धा कहानी इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और हाल ही में आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी है कि आप लोग जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि हमारा जो फरवरी में बैच स्टार्ट होने वाला है 2024 का, जो भी सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही आसान शब्दों में और आसान नोट्स के साथ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। सब कुछ बैच में सभी क्लासेस उपलब्ध होंगी वहाँ पर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना वोटिंग करना और ज़्यादा से ज़्यादा
लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना, और वीडियो को तो लाइक नहीं किया है अभी तक मुझे पता है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि आप लोग कंजूसी बहुत ज़्यादा कर दे हो वीडियो को लाइक करने में। फिर देख लेते हैं कि जैनेंद्र कुमार हिंदी कथा साहित्य के पहले ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने मनोवैज्ञानिकता को अपनी कहानी में स्थान दिया। वह गांधीवादी विचारधारा के पोषक बने। इनकी कहानियों में दार्शनिकता झलकती है किंतु श्रद्धा और तर्क दोनों का सामंजस्य दिखाई देता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है, रचना के क्षेत्र में जैनेंद्र न तो गांधीवादी और न आदर्शवादी थे, एकांतिक भावुक एवं कल्पनाजीवी लेखक हैं। कौन? जैनेंद्र कुमार, जो वास्तविकता के प्रकाश में धूमिल दिखाई देते हैं। फिर क्या है? जैनेंद्र कुमार की सूक्ष्मता है, अद्भुत कौशल है, निरीह सरलता है, दार्शनिक उलझने भी हैं। तो ये सब आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना है। फिर अब देखते हैं कि कथा सारांश जो है पाजेब की कहानी का, या कथानक इसका क्या है, कथा संगठन या कथानक इसको दोनों बोला जाता है, कि पाजेब कहानी कथानक का आधार मध्यम वर्गीय चेतना है, जिसमें पाजेब को केंद्र में रखकर कथानक का विस्तार हुआ है। आप लोगों को पाजेब पता होगा ना कि पाजेब क्या होता है। पाजेब होता है जो पायल के तरीके से पैरों में पहना जाता है। तो यह क्या है कि एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में पिता, माता, मुन्नी और आशुतोष 4 प्राणी हैं। साथ ही एक नौकर भी है। बाजार में एक नई प्रकार की पाजेब प्रचलित होने का प्रभाव यह पड़ा कि मुन्नी ने पाजेब लेने की जिद की। सौभाग्य से उसकी बुआ आ गई और मुन्नी को पाजेब प्राप्त हो गई, पर दुर्भाग्य से वह खो भी गई। पहले शक नौकर पर गया, पति पत्नी में इस पर चर्चा हुई, फिर शक की हुई आशुतोष पराठे की, शक की सुई क्या हुई, आशुतोष पराठे की। फिर सच्चाई जानने हुई, तरह तरह की तरकीब काम में लाई गई, कभी बच्चे को प्यार से समझा बुझाकर, कभी इनाम देने की बात कहकर, कभी प्रताड़ना और दंड विधि के द्वारा। उनका शक आशुतोष तक ही सीमित न रहकर उसके मित्र छुन्नू और यहाँ तक कि पतंग बेचने वाले दुकानदार तक फैल गया। बीच में छुन्नू का नाम आने से दोनों परिवारों के बीच कहासुनी तक हो जाती है। आखिर में यह रहस्य खुलता है कि जब मुन्नी की बुआ दोबारा लौटती है तो पाजेब गलती से उनके साथ ही चली गई थी। तो ये थे उसका कहानी का कथानक कि किस प्रकार से देखिए पाजेब उनके साथ ही चली गई जो लाई थी बुआ, लेकिन यहाँ पर घर पे पूरा बवाल और मचाकर सब कुछ रख दिया। फिर क्या है, पाजेब कहानी को काफ़ी फैलाया गया है, घटनाओं का कारण अधिक विस्तार किया गया है, जबकि इस कथ्य लंबा चौड़ा नहीं है। इसका कथ्य यानी कि तथ्य जो है, इसका जो कथन है ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, घटनाएं सीमित ही हैं। मुन्नी का पाजेब मांगना और पाना, पाजेब के जोड़े में से एक पाजेब का गुम हो जाना, मुन्नी की माँ का संदेह, घर के नौकर बंसी पर जाना, जबकि मुन्नी के पिता का शक आशुतोष पर जा टिकना, उससे सत्य उगलवाने के लिए नाना प्रकार के उपाय करना, अंत में पाजेब का बुआ के पास मिल जाना। इन थोड़ी सी घटनाओं के संबंधों को माध्यम से अनावश्यक विस्तार देकर कहानी के सुगठित कथन को बाधित ही किया गया है। फिर भी कथानक में गति और प्रवाह हैं, घटनाएं सुसंबद्ध है और यथार्थ पर आधारित हैं। तो आप लोग को देख लेना है यहाँ पर, और पात्र एवं चरित्रांकन देख लेना है बहुत अच्छे तरीके से कि क्या है कि पात्रों के चरित्र चित्रण की दृष्टि से पाजेब कहानी अत्यंत सफल है। इस कहानी में पात्रों की अनावश्यक भीड़ भाड़ न होकर उनकी संख्या सीमित है। यहाँ पर क्या क्या जो पात्र हैं वो सब सीमित हैं। जैसे कि इसके प्रमुख पात्र कौन कौन है? कथाकार, मुन्नी का पिता, मुन्नी की माँ, मुन्नी तथा उसका बड़ा भाई आशुतोष, साथ में नौकर बंसी, छुन्नू और छुन्नू की माँ, मुन्नी के चाचा और पतंग विक्रेता का भी उल्लेख यहाँ पर होता है। फिर कहानी का मुख्य पात्र आशुतोष है, जो कि बालक को केंद्र में रखकर मनोवैज्ञानिक रहस्य को प्रस्तुत कहानी में उद्घाटित किया गया। यहाँ पर पूछ सकता है कि पाजेब की कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो आप लोगों को बता देना है कि आशुतोष था। और आशुतोष के पिता कौन थे या मुन्नी के पिता कौन थे, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ यहाँ पर डिसाइड करना है। कहानी में आशुतोष का मानसिक अंतर्द्वंद और उसमें उत्पन्न मनोवैज्ञानिक सच्चाई का भावपूर्ण अंकन हुआ है। बच्चों में भय और तंजनता सुरक्षा का बोध बहुत तीव्र होता है, साथ ही उनमें लालसा की भावना भी होती है। आशुतोष के चरित्र में दोनों स्थितियां पूरी तरह समाई हुई हैं। जब वह देखता है कि मुन्नी को पाजेब दी गई तो वह भी बाईसाइकिल की मांग करता है, जो सर्वथा स्वाभाविक है। आशुतोष पाजेब सजी मुन्नी को बाहर घुमाने में प्रसन्नता का अनुभव करता है, यह भी एकदम स्वाभाविक है। आशुतोष का चरित्र ही एक प्रकार से पूरी कहानी के केंद्र में काम करता है। पाजेब की चोरी का निशाना वही बनाया जाता है, बार बार और भांति भांति से उससे पूछताछ की जाती है, कभी प्यार से, कभी डांट फटकार करके, कभी इनाम का लालच देकर, कभी दंड की धमकी देकर। इससे उसमें हठवादता, खीज, उद्दंडता जैसी प्रवृत्तियां विकसित हो जाती हैं। यह स्थिति भी बाल स्वभाव को ही उभारती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मतलब किसका, आशुतोष का चरित्र चित्रण दिया गया है। फिर यहाँ पर मुन्नी का भी
व्यक्तित्व आप लोगों को, फिर यहाँ पर मुन्नी की माँ का आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मुन्नी की माँ का है। और फिर कथाकार चारित्रिक क्या है, कथाकार का चरित्र बौद्धिक है, वह एक सुलझे मनोवैज्ञानिक की तरह अपने बच्चों से व्यवहार करता है। पाजेब को खो जाने के बाद उसका संदेह आशुतोष पर जा टिकता है। ये किसका है? ये है कथाकार, यानी कि उनके जो पिता हैं। तब वह धड़ल्ले से अन्य सामान पिता की तरह बेटे को मार पीट कर करके सत्य की जानकारी नहीं चाहता है और ना ही अपना धैर्य खोता है। फिर भी इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक होते हुए भी कभी कभी सामान्य व्यक्ति के साथ दंड का सहारा लेता है और व्यवस्था यह मानने के लिए बाध्य हो जाता है कि उम्रता दोष का लक्षण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उनका भी दिया गया है। चलो फिर शीर्षक देख लेते हैं। शीर्षक संक्षिप्त, व्यंजक, प्रभावी और कथा संगठन से मेल खाता हुआ, जिज्ञासावर्धक और सहज हो, तभी उसे प्रभावी और सार्थक शीर्षक माना जा सकता है। प्रस्तुतः मनुष्य शीर्षक में अनेक विशेषताएं हैं। यह संक्षिप्त है। इतना संक्षिप्त शीर्षक प्रायः कम ही देखने में आते हैं। जिज्ञासा जगाने वाला है। पाजेब शब्द ठीक पाठक की चेतना में कौनता है। किसकी पाजेब, कैसी पाजेब, उसका क्या हुआ, आदि आदि जिज्ञासा जगाकर वह पाठक को कहानी पढ़ने को प्रेरित करता है। जहाँ तक कथा संगठन से मेल खाने का प्रश्न है तो यह स्वतः स्पष्ट है कि समूचा कथानक पाजेब पर ही आधारित है। कहानी का प्रारंभ पाजेब से होता है और अंत भी पाजेब से होता था। प्रस्तुत शीर्षक को सभी दृष्टियों से उपयुक्त और सार्थक माना जा सकता है। फिर क्या, देश काल और वातावरण, ये आप लोगों को देख लेना अच्छे तरीके से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत ज़्यादा बने जाते हैं। संवाद और कथोपकथन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सफल संवाद वही माने जाते हैं जो संक्षिप्त, व्यंजक, भावपूर्ण, पात्रानुकूल, परिस्थिति के अनुकूल, चरित्राभिव्यंजक और कथा विकास में सहायक हों। साथ ही उनमें कथा को गति प्रदान करने की क्षमता भी हो। यदि प्रस्तुत कहानी के संवादों पर विचार किया जाए तो पता चलेगा कि उनमें ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जिनके आधार पर उन्हें प्रभावी, सार्थक, व्यंजक संवाद माना जा सकता है। और इनमें कुछ संवेद क्या है, कुछ चुस्त सार्थक है, कुछ नुकीले, कुछ चुटेले चरित्र तथा भावों के व्यंजन में समर्थ हैं। दो पड़ोसियों की कला का स्वाभाविक चित्रण भी किया गया है यहाँ पर, और साथ ही में सैद्धांतिक चिंतन की भी झलक देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ पर कुछ संवादों का एक नमूना प्रस्तुत है, कैसे कि अंत में हार कर मैंने कहा ही कि वह कहीं तो होगी। अच्छा, तुमने कहाँ से उठाई थी? पड़ी मिली थी। और फिर नीचे जाकर वह तुमने छुन्नू को दिखाई? हाँ। फिर उसने कहा कि इसे बेचेंगे? हाँ। कहाँ बेचने को कहा? कहाँ मिठाई लाएंगे? नहीं, पतंग लाएंगे। तो ये था कुछ मतलब वहाँ का मतलब दृश्य जो उसके घर का हुआ। भाषा शैली कौन सी प्रयोग की गई, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो भाषा शैली किस प्रकार से। तो भाषा सहज थी, आकृत्रिम थी, सरल थी, व्यवहारिक थी। सरल व्यवहारिक बोलचाल की भाषा, जहाँ संदर्भ आप सापेक्ष है वही व्यंजक भी है। जहाँ घटना वृत्त का वर्णन मात्र किया गया है वहाँ भाषा अधिधात्मक, अभिधात्मक तथा शैली वर्णात्मक, इतवृत्तात्मक हो गई है। यथा बाजार में नई नई तरह की खोज की पाजेब चली है। पैरों में पढ़कर के सॉरी दोस्तों पहन कर के बड़ी अच्छी मालूम पड़ती है। हमारे मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। तो ये क्या है कि भाषा शैली का यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन दिया गया था। और जहाँ सैद्धांतिक विवेचन हुआ वहाँ भाषा गंभीर तथा तत्वान्वेषी हो गई है। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं है। प्रेम से अपराध विवृत्त को जीता जा सकता है, आतंक से दबाना उसे ठीक नहीं। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। ये सब मतलब जो उनके पिता या मम्मी ने बोला था उसका यहाँ पर जिक्र किया गया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि पाजेब मध्यम वर्गीय परिवार की घटनाओं को आधार बनाकर रची गई कहानी है, जिसके माध्यम से मध्यम वर्ग के पात्रों को मानसिकता को ही उभारा गया है। मनोवैज्ञानिकता उस कहानी की रीढ़ की हड्डी है। अतः यहाँ माना जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की स्थापना तथा उन स्थापनाओं की कसौटी पर मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्तियों को परखना कहानीकार का अभीष्ट रहा है। यानी कि मध्यम वर्गीय के जो परिवार थे उनकी मानसिकता और उनकी दयालुता, उनके सोच, इन सभी पर यह आधारित है पाजेब की कहानी। और पाजेब की कहानी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन पेपर में। तो आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर लगा है वीडियो अच्छा, सच में आप लोगों को अच्छा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, आप कर दीजिए, कंजूसी मत करना। और साथ में इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना और टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।